नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी है, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए जी, जिस समय जैसे कि देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति में सबसे मुख्य चीज जो होती है वो होती है दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशियों के बीच में होने वाली डिबेट। और क्योंकि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और ट्रंप आमने सामने थे प्रत्याशी के रूप में, तो पहली एक डिबेट हो चुकी है और ये जो दूसरी डिबेट हो रही है वो दूसरी डिबेट है, लेकिन कमला हैरिस और ट्रंप की पहली डिबेट है। इस डिबेट को लेकर के तमाम तरह की चर्चा है, क्योंकि चुनौतियों वाली बात है कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस से होने वाला है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ये पहली और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को आज हो रही है। ठीक है। ये बेहद अहम डिबेट है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी। इस डिबेट को लेकर प्रत्याशियों की रणनीति सामने आने लगी है। बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप 75 दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन से बहस कर चुके हैं। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर है कि बाइडेन सरकार की सभी तरह की नाकामियों के लिए वो कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराएं। वहीं कमला हैरिस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का बचाव करना है। साथ ही बहस के दौरान कमला हैरिस को दिखाना हुआ कि उनकी नीतियां बाइडेन से किस तरह अलग होंगी, क्योंकि यहाँ एक चीज ये जरूर देखी जा रही है कि चुनौती जो है अर्थव्यवस्था है, इमिग्रेशन पर स्पष्ट नीति। कमला हैरिस की बड़ी कमजोरियों में से एक ये है कि स्थिर अर्थव्यवस्था। सर्वेक्षण में जो बात सामने आई है कि ट्रंप को अर्थव्यवस्था पर 13% अंकों की बढ़त हासिल है और यह वो मुद्दा है जिसे मतदाताओं ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है। बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को महामारी के भंवर में बाहर निकालने के लिए कानून बनाने का समर्थन किया था, उसे आगे बढ़ाया। लेकिन अभी यदि हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो उच्च मुद्रास्फीति के दौर में जो शासन किया है उसमें मतदाता जीवन यापन बढ़ती लागत से परेशान है। तो क्योंकि कमला की जो ताकत है वो है मिडिल क्लास का साथ, और ट्रंप की ताकत है कि डिबेट का लंबा अनुभव है। कमला हैरिस की पहली डिबेट है और ये डिबेट जो है बहुत महत्व रखती है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये जो डिबेट होती है, डिबेट से मतदाता के मन पर असर पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ बात करूंगा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम भंडारण और एलएनजी के पर सहयोग बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई है और 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान इस जो बैठक हुई है इसमें राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और गाजियात के मसलों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा गुजरात में फूड पार्क के विकास पर राज्य सरकार और अबू धाबी के डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी जो एडीक्यू है उसके भी समझौता हुआ और प्रिंस ने बाद में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है और मुंबई के एक बिजनेस फोरम में आज वो भाग लेने वाले हैं। तो ये एक चीज देखी जा रही है कि क्योंकि मोदी से मुलाकात के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि गांधी की सीख हमें प्रेरणा देती है। और ये समझौते जो है 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो अमेरिका में राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है, उनसे कुछ सवाल किए गए उसके उत्तर में उन्होंने कहा है, भाषण में उन्होंने कहा था ने जो उनकी सफाई में कहा है, सैम ने कहा है कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं, गहरी सोच रखने वाले नेता हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही है चाइना की तारीफ की कि चाइना ने चीन ने वहाँ जो है उत्पादन पर ध्यान दिया है
और भारत ने मतलब उन्होंने कहा कि हमने उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या है, चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। उनके इस बयान को लेकर के और उन्होंने जो मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं कि मैं जो कहता हूँ वो मीडिया द्वारा नहीं दिखाया जाता है, हम्म। इसलिए मुझे डायरेक्ट यहाँ आकर के अपनी बात आप लोगों के सामने कहनी पड़ रही है। ठीक है। तो इस तरह के उनके जो बयान उन्होंने दिए हैं, हम्म। वो उस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि विदेश की धरती पर भारत का अपमान किया है हम्म। और ये देशद्रोही के जैसा अपराध है। हम्म। राहुल गांधी, क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी की यात्राएं हुई हैं, विदेश यात्राएं हुई हैं, तो विदेश यात्रा उनकी हमेशा विवादों में रही। चुनाव के समय जब वो विदेश गए तो लोगों ने ये विपक्ष की ओर से कहा जाने लगा कि उनकी जो यात्रा है वो क्या मैदान छोड़ने जैसी है। और क्योंकि इससे पहले जब 2022 में मई 2022 में वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, तो ब्रिटेन की यात्रा पर उन्होंने भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से कर दी थी। तो विदेश की धरती पर राहुल गांधी जब भी जाते हैं और वहां इस तरह की जो बयानबाजी होती है, तो कहीं न कहीं उसमें भारत विरोधी बातें होती हैं। और ठीक है कि भारत में समस्याएं हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनौतियां हैं, तो लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। यदि वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि इस तरह की जो बयानबाजी है, घर की समस्या है तो घर में बात करनी चाहिए और बाहर जाकर के इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है, वो बयानबाजी देश हित में नहीं है। दूसरी तरफ बात करूंगा कि मणिपुर में जिस तरह से अराजकता का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में छात्र सड़क पर है और राज्यपाल और डीजीपी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में सीआरपीएफ पर भी हमला किया गया है, राजभवन पर पत्थर फेंके गए हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा जारी है और अराजकता थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ बीते दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई है और मैतेई बाहुल्य इलाकों पर छात्र और युवा सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर के डीजीपी और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने इम्फाल में सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर दिया है, राजभवन पर भी पथराव किया है और इसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ठीक है। जिसमें से देखा जा रहा था कि मणिपुर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ आ रहे। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जो बात कही जा रही थी कि कल सहमति बनने वाली थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर तो सहमति नहीं बन पाई है और आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। क्योंकि हरियाणा में हफ्ते भर से मंथन चल रहा था, इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सका। दोनों पार्टियों ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है लगभग, और चुनावी मैदान में उतरने की बात की जा रही है। पहले 20 सीटें लेने पर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई थी और आखिरी में 10 सीटों पर आ गई, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा देने पर राजी नहीं थी। तो अब ये जिस तरह से तस्वीर देखी जा रही थी कि हरियाणा चुनाव में क्या कुछ तस्वीर हो सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच, लेकिन यहाँ पर गठबंधन नहीं बना है। अब चुनाव की तस्वीर यहाँ कुछ अलग हो गई है धीरे धीरे। ठीक है सूरज जी, अब मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पर सबकी नजरें बनी रही? ठीक है, हमारा सुनील जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पर सबकी नजरें बनी रही? सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बोलिए। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में नए नए जो तहसीलें हैं उनको जिला बनाने की जो बात आ रही है, अभी बीच में बीना और तुर्की को लेकर जिस तरह से जिला बनाने को लेकर रास्ता कसी चलती रही और जिस तरह से राजनीति चलती रही, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, एक नया फार्मूला तय किया है कि एमपी में अगले 2 साल कोई नया जिला नहीं बनेगा। जिस तरह से लगातार हमने देखा चुनाव के दरमियान की बात की जाए या अन्य अवसरों की बात की जाए,
नए नए जिले मध्य प्रदेश में बन रहे हैं कि अगर बीना को चल रहा है कि अगर बीना नया जिला बनता है तो वो 56वां मध्य प्रदेश का जिला होता है, या फिर अगर तुर्की जिला बनता है तो वो 56वां होगा। इस बीच मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उठ रही नए जिलों की मांग के बाद अब मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा कर दी है। पीएम ने 9 सितंबर को ये घोषणा उस वक्त की जब वह सागर जिले के बीना में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ये वही बीना है जहां की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीना को जिला बनाने की मांग के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। बीना को जिला बनाए जाने की मांग के बीच खुरई को भी जिला बनाने के लिए भीतर खाने राजनीतिक लामबंदी होने लगी थी। अब आयोग के गठन से ये भी साफ हो गया है कि नए जिलों का गठन सोच समझकर किया जाएगा, क्योंकि सागर की बात की जाए, सागर जिले की बात की जाए तो सागर में खुरई और बीना दोनों जिलों की दोनों तहसीलों को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन जिस तरह से निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई थी, उनकी शर्त यही थी कि बीना को नया जिला बनाया जाए, उसके पीछे तमाम सारे तर्क उनके थे। लेकिन अगर हम खुरई की बात करें तो खुरई से भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री कद्दावर नेता आते हैं और वहां उनकी ये इच्छा थी कि खुरई को, चूंकि वो खुरई विधानसभा से चुनकर आते हैं, कि खुरई को जिला बनाया जाए। इसके बाद अगर पुनर्गठन आयोग की घोषणा से सरकार ने राजनीति, भूगोल और समाज तीनों को साधने की कोशिश की है। सीनियर अधिकारी कहते हैं कि ऊपरी तौर पर भले ही प्रशासनिक आदेश लग रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे हैं। सवाल जवाब की अगर हम बात करें तो इससे समझा जा सकता है कि आयोग के गठन पर क्या असर होगा। अब एमपी में नए जिलों की आवाज बंद हो जाएगी? सीएम जैसा कह रहे हैं वैसा हुआ तो एमपी कितना बदल जाएगा? ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह नए नए जिलों की घोषणा होती थी, इस बीच अब ये माना जा रहा है कि क्या बीना या खुरई में से कोई जिला बनेगा, क्योंकि बीना को अगर देखा जाए, चाहे भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे अन्य पहलुओं को देखा जाए, बीना की मांग लंबे समय से 1980 से लगातार चलती रही है और निर्मला सप्रे भी इसी को लेकर भाजपा में शामिल हुई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि देखने वाली बात होगी कि बीना मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद किस तरह की चीजें वहां पर निर्मित होती हैं। अब एक अहम खबर जिस तरह से जुड़ी हुई है कि लगातार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की हम बात करें तो उसमें जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर ने बाजी मारी है। जबलपुर देश में नंबर 2 पर आया है, जबकि भोपाल और इंदौर पिछड़ा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इस बार गुजरात के शहर सूरत ने बाजी मारी है। पिछले साल टॉप पर रहा इंदौर 7वें नंबर पर खिसक गया है। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की। वैसे अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता में लगातार इंदौर नंबर 1 बना हुआ है। इसके साथ ही जबलपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। पिछले साल जबलपुर 13वें और ग्वालियर 41वें नंबर पर था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की घोषणा जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस सूची में शामिल 3 शहरों को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। 51 शहरों ने 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुए PM 10 के स्तर पर 20% और 21 शहरों में 40% से अधिक की कमी दिखाई है। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार सूरत को 194 और जबलपुर को 193 नंबर मिले। इंदौर और भोपाल का स्कोर एक समान 182 रहा। प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो 156.2 अंक लेकर ग्वालियर 30वें नंबर पर है। पिछले साल ग्वालियर इस सूची में 43वें नंबर पर था, यानी कि उसने रैंकिंग में 13 अंक का सुधार किया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जबलपुर और ग्वालियर ने जो उपलब्धि हासिल की है, उनका ये जो एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा है वायु सर्वेक्षण में। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नंबर बना है, लेकिन वायु प्रदूषण सर्वेक्षण में वो पिछड़ गया है। एक खबर का और जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो लगातार सुर्खियों में है और वार पलटवार का दौर चल रहा है।
शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने रविवार को एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल में भाजपा पार्षदों और प्रत्याशियों की बैठक में वी डी शर्मा ने कहा कि पंचायत से लेकर नगरीय निकाय, प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार देखकर दिग्विजय सिंह खींच रहे हैं। सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस नेता बिन पानी मछली की तरह हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वी डी शर्मा के बारे में दिग्विजय सिंह के विवादास्पद बयान के बाद भाजपा नेता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचे। जिला भाजपा अध्यक्ष ने तमाम समर्थकों के साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और ये भी कहा गया है कि अब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की जो दिग्विजय सिंह की जो टिप्पणियां हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके बाद लगातार ये जो मसला है वो गरमाया हुआ है। अगर हम मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञानकों के अनुसार अगले कुछ घंटों में पांडुर्णा और मंडला में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर के अमरकंटक में भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, विदिशा में मध्यम बारिश जारी रह सकती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सिस्टम की हम बात करें, जिस तरह से मौसम केंद्र कह रहा है कि उड़ीसा के पास डिप्रेशन पश्चिम उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है। अगले 24 घंटे में ये स्ट्रांग होगा। मानसून ट्रफ मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रहा है। इसके चलते ही मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, अति बारिश और मध्यम बारिश होने की संभावना है। वैसे भी मध्य प्रदेश में इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और कई ऐसे जिले हैं जिसमें औसत से बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। ठीक है राजेश जी, मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? उत्तर प्रदेश से ब्यूरोक्रेट्स से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आईएएस अफसर को नोटिस जारी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव आईएएस राजेश कुमार सिंह को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है और माफी आवेदन पर विचार करने में हुई देरी के बारे में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना और झूठी गवाही के लिए कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मैं बात करूंगा रिद्धि की उत्तर प्रदेश में आए दिन जमीनों के कब्जों को लेकर शिकायत मिलती रहती है और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने संबोधन में कहा कि पैमाइश, वरासत और उत्तराधिकारी तथा भूमि उपयोग में जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के उन्होंने निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों की चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं, हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए। व्यापक जन महत्व के इन मामलों के अनावश्यक लंबित रहने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। बता दूं रिद्धि की उत्तर प्रदेश में आए दिन आम आदमी लगातार जिलाधिकारी और कप्तान के वहां चक्कर लगाते हैं, लेकिन शिकायत दूर नहीं होती है और समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को सचेत करते, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं जो निस्तारण नहीं होते और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो दूर दूर से पीड़ित आते हैं तब उनको शिकायत मिलती। बता दूं कि सोमवार को राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व और पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ सहित अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए और लोगों की परेशानियों को सुने और एक तय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण करें। उन्होंने यह भी कहा कि मंडलायुक्त, तहसीलदार, जिलों और जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधीन सरकारी कार्यालयों, मालखानों का और औचक निरीक्षण करें, क्योंकि भूमि भवन आदि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई नहीं, साथ ही साथ में जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पर भी एफआईआर दर्ज करें और उनको दंडित किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मुख्यमंत्री आए दिन लगातार अफसरों को डांटते रहे। वहीं मैं बात करूंगा कि
उत्तर प्रदेश में सोरठगढ़ से अपना दल विधायक है विनय वर्मा, वो सिद्धार्थनगर से है। उन्होंने पुलिस कप्तान प्राची सिंह कार्यशैली पर नाराज हैं और धरना देंगे आज। उन्होंने कहा है पुलिस कप्तान हटाओ और जिले को बचाओ। तो आप सोच सकती हैं कि जिले के कुछ ऐसे अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट से मनमाने अफसर हैं, जो विधायकों और मंत्रियों की नहीं सुनते, जिससे उत्तर प्रदेश में आए दिन विधानसभा अध्यक्ष कभी मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते हैं। और ये पूरा मामला सिद्धार्थनगर का है, जो विनय वर्मा है, जिन्होंने चिट्ठी अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है। उन्होंने कहा है कि संरक्षक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिख रहा हूं, जिसमें जिले के कप्तान और उनके मां तत्वों की जन विरोधी कार्यप्रणाली को उजागर किया है। उन्होंने कहा है पिछले दिनों मेरे विधानसभा क्षेत्र सोरठगढ़ में अवैध मिट्टी खनन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलटने से उसमें आग लगकर ड्राइवर की मौत हो गई और दोषी कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का काम देबरुआ थानाध्यक्ष ने किया। इसकी शिकायत मैंने एसपी समेत सभी उच्चाधिकारियों से की। इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी लोगों ने गुमराह किया और इसके अलावा सोरठगढ़ थानाध्यक्ष द्वारा मेरे जनता के हित में किए गए जायज पैरवी के बावजूद भी कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ। मेरा आरोप है कि ये सब पुलिस कप्तान के इशारे पर किया जा रहा है। और कहीं न कहीं बता दूं कि जो ऐसे बहुत से पीड़ित विधायक भी हैं जो लगातार चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जिले के जो अफसर है वो नहीं करते, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कप्तान। तो इस तरीके से शिकायत लगातार है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अफसरों को कहीं न कहीं डांटते रहते हैं। वहीं मैं अगली खबर की ओर करना चाहूंगा कि सुल्तानपुर सराफा लूटकांड के आरोपित मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। सारी परिस्थितियां एनकाउंटर के फर्जी होने की इशारा कर रहे हैं। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय ने, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस की नाक के नीचे कोर्ट सरेंडर कराया गया और बाकी आरोपियों को भी पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। उससे एक बात और चर्चा में है कि कहीं मंगेश का एनकाउंटर उसके पिछड़े वर्ग होने की वजह से तो नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व मंत्री अजय राय और जौनपुर स्थित मंगेश यादव के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी भी दी। राय ने कहा परिजनों की कांग्रेस कमेटी की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ठीक है ज्ञानेश जी, अब मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा का विषय बनी रही? महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, जी आ रही है। मैं रिद्धि आपको बता दूं कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो के लिए कि जो हायर एजुकेशन लेने वाली छात्राएं हैं अब उनको जो धनराशि है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वर्णवत पर्वत की बात करते हैं वहां भूस्खलन हो रहा है। उस भूस्खलन पर जब तक ट्रीटमेंट यदि समय से हो जाता तो एक खबर हरिद्वार से जुड़ी हुई है। यहाँ पर पीपी पांडे को संत बनाने की जो बात चल रही है, पीपी पांडे वो व्यक्ति है जिन्हों जो एक अपराध के रूप में अल्मोड़ा में अपनी जेल काट रहा है, उसको वहां पर शंकराचार्य ने उस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जांच समिति जो यहाँ पर संतों की जाएगी और उसमें रिपोर्ट देगी जाएगी। महेश जी से हमारा सही संपर्क नहीं बन पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।